दोस्तों आज जो मूवी मैं आपको लेकर आया हूँ इस मूवी का नाम है दी प्लेटफॉर्म 2। दोस्तों ये कोई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। ये फिल्म 4 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी में भूख का सबसे भयानक रूप देखने को मिलता है। एक ऐसी जेल जिसमें 333 मंजिल हैं और इन सभी मंजिलों पर बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा जाता है और ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों तक को खाने लगते हैं। हालांकि इस जेल में खाने के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन ना करने पर बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। दोस्तों मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो चाइल्ड हार नामी पिरामिड का अभ्यास कर रहे थे। वे स्लाइडर पर फिसलते हुए नीचे आते हैं और नियम के मुताबिक सीढ़ियों पर चढ़कर स्लाइडिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सीन ये दर्शाता है कि अगर चीजें नियम से चलें तो सब कुछ सही चलता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपनी पसंदीदा डिश के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अधिकारी उनसे पूछता है कि वे अपने साथ जेल में कौन सी एक चीज ले जाना पसंद करेंगे। तो कोई पेन, कोई तकिया, कोई कुल्हाड़ी, कोई खंजर, तो कोई केवल एक खूबसूरत पेंटिंग का नाम लेता है। दरअसल ये वे सभी लोग हैं जो वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट प्रिजन यानी कि उस टावर नुमा जेल में जाने वाले हैं। यहाँ लोग अलग अलग वजह से आते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं, तो कोई अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहता है, कोई अपने किए का पश्चाताप करना चाहता है, तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल भी है जिसे सजा के लिए यहाँ लाया जाता है। इस वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट के हर फ्लोर पर 2 लोगों को कैद करके रखा जाता है। कैदियों को केवल एक ही वक्त का खाना मिलता है। इसके लिए हर शाम ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर तरह तरह की डिशेज रखी होती हैं। कैदियों को उस प्लेटफॉर्म पर रखे खाने को उठाने और खाने के लिए केवल 2 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद ये प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ खाना खाने के कुछ उसूल भी हैं। इस जेल में दूसरी जेलों की तरह कैदियों को भरपेट खाने की आजादी नहीं है। अपनी डिश के अलावा कोई भी दूसरे का खाना नहीं खा सकता। हालांकि वो अपना खाना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले कैदी पेट भरकर खाना खा लेते हैं और सबसे नीचे रहने वाले कैदियों को कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से नीचे के फ्लोर पर रह रहे बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। खाने का नियम इतना सख्त है कि अगर किसी कैदी की मौत हो जाए तो उसका खाना कोई दूसरा कैदी नहीं खा सकता, उसे फेंक दिया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए एक फौज है जिसे वफादारों की फौज कहा जाता है और ये लोग नियम तोड़ने वालों को बहुत ही कड़ी सजा देते हैं। किसी किसी का तो हाथ तक काट देते हैं और किसी को जान से भी मार देते हैं। तभी हम 2 कैदियों को देखते हैं जिनका नाम जेमियाटन और पेरुआन है और ये लोग इस जेल के 24वें फ्लोर पर हैं जहां खाना आसानी से पहुंच जाता है। जब इनके सेल में खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो जेमियाटन को बचा कुचा पिज्जा मिलता है जिस पर वो बेहद भड़क जाता है। जेमियाटन एक दूसरे डिश की तरफ हाथ बढ़ाता है तो ऊपर के फ्लोर से वफादारों का लीडर रॉब उसे रोक देता है और उसे नियमों का हवाला देता है। लेकिन गुस्साया जेमियाटन रॉब से पूछता है कि ये नियम 21वें फ्लोर वालों पर लागू क्यों नहीं हुआ जिन्होंने उनके हिस्से का पिज्जा खा लिया। ये सुनकर रॉब कहता है कि उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। जेमियाटन रॉब की बात अनसुनी कर देता है और दूसरे डिश की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन पेरून उसे रोक देती है और अपने हिस्से का कटलेट उसे खाने देती है। दरअसल पेरून रॉब की बात से सहमत है कि खाना निचले लेवल तक पहुंचना चाहिए और ये तभी हो सकेगा जब ऊपर वाले लोग केवल अपने हिस्से का ही खाना खाएंगे। दोस्तों पेरून और जेमियाटन की इस जेल में आने की अलग अलग वजह हैं। दरअसल पेरून एक रेनाउंड आर्टिस्ट है जिसने कई पेंटिंग्स बनाई हैं और उसने कुछ जानवरों की हिंसक पेंटिंग्स भी बनाई हैं। एक रोज उसका बॉयफ्रेंड अपने बेटे के साथ प्रदर्शनी देखने आता है और एक कुत्ते की मूर्ति में पंजे में लगा ब्लेड उसके बॉयफ्रेंड के बेटे की आंख में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और इस मौत का जिम्मेदार पेरून खुद को मानती है। इसीलिए वह अपने आप को सजा देने के लिए इस जेल में आई है ताकि वह अपने किए का पश्चाताप कर सके। उधर जेमियाटन अपने पेरेंट्स के आदेश पर इस जेल में आया है। वह बताता है कि उसने अपने घर में अपने माँ और पिता को आग जलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी समय में उसने अपना इरादा बदल लिया। तभी रॉब स्पीयर ऊपर से चिल्लाता है लेवल 44। लेवल 44 पर पता चलता है कि उन्होंने नीचे वाले लेवल के कैदियों का खाना खा लिया है और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था।
रॉब जेमियाटन और पेरून को बताता है कि अगले दिन लेवल 19 और 20 के कैदी लेवल 21 पर उतरेंगे ताकि खाने को सही सलामत आगे तक पहुंचाया जा सके। वह उनसे कहता है कि वे 22वें फ्लोर पर जा रहे हैं और अगर वो लोग उन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम दोनों को उन्हें रोकने जाना होगा। तभी रॉब की सेलमेट जो एक बेहद भारी भरकम औरत है वह उन्हें अपना बिस्तर तोड़कर हथियार बनाने के लिए कहती है। जेमियाटन बेशक दिखने में मोटा ताजा है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता। वो पेरून को भी रोकने की कोशिश करता है जो कि अपना बिस्तर तोड़कर उस पाए से लड़ने को तैयार है। तभी ऊपर से कुछ लोगों में हथियार चलने की आवाज आती है और तभी अचानक प्लेटफॉर्म जेमियाटन और पेरून के सेल में आकर रुकता है। ये लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बचे कुचे खाने के बीच एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है और रॉब 2 लोगों से लड़ रहा है। उसका चेहरा खून से सना है। तभी रॉब की सेलमेट ऊपर से बचा कुचा खाना प्लेटफॉर्म पर फेंकने लगती है क्योंकि अगर खाने का एक भी टुकड़ा उनके सेल में रह गया तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वह महिला सारा खाना नीचे फेंक पाती तभी रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और अचानक उसकी बॉडी में आग लग जाती है जिसके बाद वह भी नीचे प्लेटफॉर्म पर आकर गिरती है। पेरून उस पर कंबल डालकर आग बुझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती। इसके बाद वो रॉब के साथ मिलकर उस आदमी को मारती है जिसने दूसरे लोगों का खाना खाया था और उसके हाथ बांध देती है। फिर वह रॉब से पूछती है कि इस आदमी का क्या करना है तो रॉब कहता है कि वो उस आदमी को नीचे ले जाएगा और मास्टर से मिलवाएगा। रॉब बताता है कि मास्टर को कुछ लोग मसीहा के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ने जेल के नियमों का एक सेट बनाया था जिसका पालन करना हर कैदी के लिए जरूरी था ताकि जेल में रह रहे हर कैदी को अपने हिस्से का खाना मिल सके। हालांकि रॉब को नहीं पता था कि मास्टर अभी भी जिंदा है या नहीं। वो बताता है कि मास्टर जेल में ऊपरी लेवल पर थे लेकिन इसके बाद उन्हें काफी नीचे लेवल पर जाना पड़ा। उन्हें 1 महीने तक भूखा रहना पड़ा और जब भूख सहन नहीं हुई तो उन्होंने अपनी ही जांग को काटकर खाना शुरू कर दिया। रॉब आगे बताता है कि मास्टर ने अपना मांस दूसरे लोगों को भी खिलाया ताकि वो लोग भी जिंदा रह सकें और अब वही लोग मिलकर एकजुटता का संदेश फैला रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि हमें भी मिलकर रहना होगा ताकि सभी लोगों को खाना मिल सके। इसके लिए चाहे किसी की जान ही लेनी क्यों ना पड़े। इधर पेरून सेल की दीवारों पर अक्सर पेंटिंग्स बनाती रहती है लेकिन जेमियाटन का इन सब कल्पनाओं से कोई वास्ता नहीं है। वह पेरून को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी मैथमेटिक्स के नाम कर दी थी और एक दिन उसने -1 का स्क्वायर रूट पता करना चाहा जिसका सॉल्यूशन एक इमेजिनरी नंबर था यानी कि एक काल्पनिक संख्या। और जेमियाटन किसी भी काल्पनिक चीज पर विश्वास नहीं करता था इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और अपना परिवार छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला आया क्योंकि उसका मानना था कि काल्पनिक चीजों का कोई वजूद नहीं होता। इधर जेल में नियमों की वजह से वहां रहने वाले कैदी 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक ग्रुप वफादारों का था जो अपनी आजादी को खोकर भी आदेश का पालन करते हैं और दूसरा वारवियंस का था जिनके लिए नियमों का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए आजादी सबसे ऊपर है, जैसे मनचाहा खाना खाना। इसी बीच जेमियाटन कई बार खाना चुराकर भी खा लेता है। हालांकि पेरून उसे ऐसा करने से रोकती भी है लेकिन जेमियाटन बाज नहीं आता। हालांकि उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि खाना 175वें फ्लोर तक पहुंच गया है। इसका मतलब था कि जेल में नियमों का पालन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। जेमियाटन और पेरून डांस करके इसका जश्न मनाते हैं। रॉब भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कानून के पालन से जल्द ही खाना सबसे निचले फ्लोर तक पहुंच जाएगा और अब इस जेल के अंदर कोई भी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या भी है। हर महीने जेल के अरेंजमेंट को रीसेट किया जाता है। पूरी जेल में बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी जाती है और सभी कैदियों को दूसरे फ्लोर्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है और जो लोग इस जेल के अंदर किसी वजह से मर जाते हैं उनकी जगह नए कैदियों को लाया जाता है। पेरुआन और जेमियाटन को इस जेल में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है और उन लोगों को 24वें फ्लोर से हटाकर 180वें फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है जिस फ्लोर तक खाना अभी तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म उनके पास आता है तो उस पर केवल खाली बर्तन होते हैं, जिसे देखकर जेमियाटन बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से भूखा है। इसी बीच अचानक ऊपर के फ्लोर से एक कटा हुआ सर नीचे गिरता है और जेमियाटन और पेरून जब ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि फूड चेन 169 नंबर पर टूट चुकी है। तभी हम निचले लेवल्स पर रह रहे कुछ लोगों को देखते हैं जो पिछले 25 दिनों से भूखे हैं।
और वो लोग जेमियाटन और पेरून को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जेमियाटन उन पर भी भड़क जाता है। तभी जेमियाटन को पता चलता है कि उसे वफादारों के गैंग द्वारा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो खाना चुराकर खाया करता था। तभी गैंग की लीडर उनसे पूछती है कि तुम लोग किस फ्लोर पर थे, तो पेरून उनसे झूठ बोल देती है और कह देती है कि वो लोग 46th फ्लोर पर थे। तभी जेमियाटन को खून की उल्टी होने लगती है। पेरून उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो अपने लाइटर से आग जलाकर खुद को मार डालता है, क्योंकि एक तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और दूसरी वजह थी कि वह नहीं चाहता था कि वफादारों की फौज उसे सजा दे, क्योंकि उनके सजा देने का तरीका बहुत ही डरावना है और उनकी वजह से पेरून को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वह खुद की जान ले लेता है। जेमियाटन की मौत के बाद पेरून की सेलमेट एक लड़की बनती है, जिसे इस जेल में रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। उसका एक हाथ कटा हुआ था। उसका गुनाह यह था कि वह एक भूखे आदमी को खाना खिला रही थी, जो खाना एक मरे हुए आदमी का था, लेकिन ये नियम के खिलाफ था। इसीलिए सजा के तौर पर उसका एक हाथ काट दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वफादारों की फौज ने एक आदमी को प्लेटफॉर्म से नंगा बांध दिया है और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो भूखे लोग उसे जिंदा ही नोचकर खा जाते हैं। अब वह लड़की जो पेरून की नई सेलमेट है, वह बताती है कि हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन पेरून उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि इस जेल से कोई नहीं भाग सकता। तभी वह लड़की बताती है कि हर महीने इस जेल के अंदर एक गैस छोड़ी जाती है, जिसे सूंघने से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और अगर किसी तरह हम उस गैस से बच जाएं तो यहाँ से भाग सकते हैं। तभी ऊपर से खून गिरता है और पता चलता है कि ऊपर वाले फ्लोर्स पर मारकाट चल रही है और इससे पहले कि वो लोग नीचे आते, पेरून और वह लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाते हैं। तभी एक शख्स वहां आता है जिसका नाम है दागिन बाबी और वह नियम तोड़ने के लिए दोनों को सजा देता है, जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। वो पेरून का एक हाथ काट देता है, जबकि जिस लड़की का हाथ कटा हुआ था उसके सारे कपड़े निकालकर उसे प्लेटफॉर्म से बांध देता है, ताकि प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे जाए तो नीचे रह रहे लोग उसे नोच नोच कर खा सकें। अब एक बार फिर वही चाइल्ड हारनामी पिरामिड का सीन आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि बच्चे नियम तोड़कर एक दूसरे को हटाते हुए खुद पहले स्लाइडिंग करने के लिए लड़ रहे हैं। ये पिरामिड जेल के हालत का रूपक होता है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। अब पेरून का नया सेलमेट त्रिगमासी है। वह बताता है कि उसने किसी के सर पर टीबी उठाकर दे मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। त्रिगमासी को केवल खाने से मतलब है। अब पेरून जेल की हालात और नियम पालन के लिए उनके खिलाफ लड़ने का फैसला करती है। वो त्रिगमासी को अपने साथ आने के लिए राजी कर लेती है और अपने साथ सभी ऐसे कैदियों को प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने लगती है जो इस इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ देंगे, जो आजादी चाहते हैं और जिनके लिए खाने के नियम के पालन से ज्यादा जरूरी इंसान की जान है। धीरे धीरे उनके साथ प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं। एक रात सभी सोए पड़े होते हैं। इसी बीच पेरून को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और एक बूढ़ी महिला उसे कुछ खिला रही होती है। अब सभी लोग एक नीचे के फ्लोर पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ऊपर से दागिन और उसके साथियों के आने का हल्ला होता है। वे सब पेरून और उसके साथियों पर धावा बोल देते हैं। इस लड़ाई में बहुत सारा खून बहता है और आखिर में दागिन, त्रिगमासी और पेरून को छोड़कर सब लोग मारे जाते हैं। अब पेरून दागिन के पास आती है। दागिन उसे कहता है कि मुझे मार डालो, लेकिन पेरून कहती है कि वह उसे इतनी आसान मौत नहीं देगी। वह उसे उसका ही मांस खिलाकर 1 महीने तक जिंदा रखेगी, ताकि वह तड़प तड़प कर मर सके। लेकिन तभी वह अपना मन बदल लेती है और एक बार फिर अपने बॉयफ्रेंड के मरे हुए बच्चे के बारे में सोचने लगती है और उस हादसे को भुलाने के लिए वह यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो त्रिगमासी से भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि हम सब अपनी ही कैद में जीते आ रहे हैं और उससे निकल पाना नामुमकिन है। अब पेरून को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे हाथ कटी वह लड़की दिखाई देती है जो उसे भाग जाने का रास्ता बता रही होती है। फिर उसके सामने ढेर सारे बच्चों का एक सीन सामने आता है। एक घुंघराले बालों वाला लड़का जो सबसे ऊपर खड़ा है, तभी उसके ऊपर आसमान से एक रोशनी आती है। इसके बाद यहाँ एक आदमी और एक औरत आते हैं। औरत बच्चे के कान में कुछ कहती है और वह बच्चा उन दोनों के साथ चला जाता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद वह वही बच्चा है जिसके मर जाने का अपराध बोध पेरून को है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क और स्पेशल सूट पहने हुए हैं, वो लोग जेल में आए हैं। ये वही लोग हैं जो मरे हुए कैदियों को यहाँ से बांधकर बाहर ले जाते हैं
और कैदियों को दूसरे सेल्स में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पैरून बेहोश होने का नाटक करती है। उसे भी प्लेटफॉर्म पर लाशों के ढेर में बंधा दिखाया जाता है। कई फ्लोर उतरने के बाद पैरून आंख खोलकर देखती है तो पता चलता है कि स्पेशल सूट पहने लोग हवा में तैर रहे हैं, जैसे कि वो अंतरिक्ष में हों। पैरून की नजर दीवार पर पड़ती है। वहाँ 333 लिखा हुआ होता है, यानी कि ये सबसे नीचे का फ्लोर है। वह देखती है कि वो लोग एक बच्चे को स्ट्रेचर पर लेटा रहे हैं और उसे सफेद कपड़ा उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। अब पैरून उस बच्चे के पास जाती है और अपने आप से कहती है कि मुझे भागना होगा। अगर मैं वक्त से पीछे जा सकती तो उसे बचा लेती, लेकिन भागने की कोशिश में उसका सर दीवार से टकराता है। वह देखती है कि उसके सामने मास्टर बैठा है और बच्चे की बॉडी उसके आगे रखी है और मास्टर यानी कि मसीहा वहां अपने 11 शिष्यों के साथ खाना खा रहा है। तभी मास्टर अपना चाकू पैरून की तरफ फेंकता है, जो ये बताता है कि वो उनकी 12वीं शिष्या है। दरअसल ईसा मसीह के भी 12 शिष्य होते हैं, जिनके जरिए वे धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन तभी वह अपने भ्रम से बाहर आ जाती है। वो खुद को प्लेटफॉर्म पर खाली बर्तनों पर बैठा पाती है और उसकी गोद में वही बच्चा लेटा होता है जिसे वह सेल से लेकर आई थी। तभी प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जाने लगता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म सबसे नीचे पहुंचता है तो वहां उसे उसके सभी मरे हुए साथी नजर आते हैं। वे उसे प्लेटफॉर्म के नीचे उतरने का इशारा करते हैं, लेकिन तभी पैरून कहती है कि वह उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ेगी। तभी उन लोगों में से एक लड़की उसे कहती है, तुम्हारा सफर खत्म हुआ, इसे अभी दूसरा मौका मिलना चाहिए। और सभी पैरून को साथ लेकर चले आते हैं, जिसके बाद वह प्लेटफॉर्म उस बच्चे को लेकर ऊपर चला जाता है। दोस्तों, संकेतों और रूपकों पर आधारित ये कहानी दिमाग लगाकर ही समझी जा सकती है। जेल के रूप में हमें समाज रूपी कैद खाना दिखाया जाता है। अगर हम जेल में खाने के लिए होने वाली लड़ाई पर गौर करें तो वो हमें समाज में 2 वर्गों अमीर और गरीब का एहसास कराती है। ऊपरी वर्ग भरपूर खाने के बाद भी गरीबों का हक लूटता है और निचला वर्ग रोजी रोटी के लिए मोहताज होता है। इसके अलावा ये मूवी हमें मन की कैद की तरफ भी इशारा करती है। हम भागकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मन की कैद से नहीं निकल पाते। हमारी इच्छाएं, हमारी गिल्ट, हमारी अपनी बनाई हुई परेशानियां ही हमें बांधे रखती हैं। खैर दोस्तों, मूवी पर अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।